शाम बखैर और आप सबको द ब्लैक होल के नाइल ऑडिटोरियम में खुशामदीद। मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही हमारे जहनों में आम तौर पर फार्मूले, इक्वेशंस, थ्योरम्स और कुछ उलझी हुई इलामतें और सिंबल्स आते हैं, मगर मैथमेटिक्स की एक ऐसी दुनिया भी है जो नंबरों से ज़्यादा अशिया की शक्ल या उन शक्लों के ख़याल, तसव्वुर या उनकी खसूसियात से जुड़ी है, यानी टपोलॉजी। टपोलॉजी हमें बताती है कि अशिया ज़ाहरी तौर पे चाहे कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ भी मुमकिन है। मसलन आप यूँ कहिए कि एक दायरा और एक मग देखने में तो मुख्तलिफ है, लेकिन ग़ालिबन टपोलॉजी की नज़र में वो हैरत अंगेज़ तौर पर कई यकसानियत रखते हैं। ये मेरा चूँकि मौजू नहीं है, डॉक्टर नकीब ने मुझे ये बताया कि दायरा और मग जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पर एक जैसी हो सकती हैं। आज हमारा मौजू है टपोलॉजी फॉर बिगिनर्स, जो इत्तफाक से उस किताब का उन्वान भी है जिसके 2 ऑथर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव प्रोफेसर डॉक्टर असगर कादर विद अस। आप जानते हैं वन ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैथमेटिशियंस एंड फिजिसिस्ट्स। आपकी डॉक्टरेट है इन मैथमेटिकल फ़िज़िक्स फ्रॉम इंग्लैंड इन 1971 अंडर नोबल लॉरिएट रॉजर पेनरोज। इसके अलावा आपने जॉन व्हीलर और डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसी कदावर शख्सियात के साथ भी काम किया है। आपने सर्व किया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ मैथमेटिक्स एंड डीन ऑफ नेचुरल साइंसेज एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, एज वेल एज यूर फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स एट नस्ट एंड रिमेन्स एफिलिएटेड विद द पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज। प्रोलिफिक स्कॉलर हैं विद ओवर 250 रिसर्च पेपर्स और दर्जन भर किताबें आपने लिखी हैं। रेसिपिएंट हैं ऑफ न्यूमरस ऑनर्स इंक्लूडिंग सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर, आइस्को अवार्ड, अब्दुल सलाम अवार्ड एंड अल ख्वारिज़मी प्राइज़, टू नेम आ फ्यू। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए इसी किताब यानी टोपोलॉजी फॉर बिगनर्स के को ऑथर इमरान परवेज़ ख़ान। आप साइंस एजुकेटर हैं विद MS इन मैथमेटिकल फ़िज़िक्स फ्रॉम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। आप करंटली एफिलिएटेड हैं विद IPK इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस। आपकी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सिटी लेवल का है। मोरओवर आपने सुपरवाइज़ किया है अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन टोपोलॉजी एंड रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए आज के हमारे तीसरे शरीक गुफ्तगू डॉक्टर नकीबुर रहमान, जो आज के सेशन की मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी भी निभाएंगे। आपकी जर्मनी से मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट है। आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं अलजेब्रा, टोपोलॉजी, नोट थ्योरी, सेलुलर ऑटोमेटा एंड मैथमेटिकल फ़िलासफ़ी। मैथ एजुकेटर, साइंस को पॉपुलराइज़ करने में और जो स्टीम की एम्बेसडरशिप है ये ज़िम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं। ओपन मैथ सर्कल के प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं। कई तालीमी इदारों में जाते हैं और वहाँ पर आप सेमिनार, मैथ सर्कल्स वगैरह मुनक्किद करते हैं ताकि नौजवान तुलबा में साइंस का और ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स का शौर और दिलचस्पी बेदार हो। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। बस अपने सेल फ़ोन स्विच कर लें टू साइलेंट मोड ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। गुफ्तगू में जब शरीक होने का मरला आए तो अपना हाथ बुलंद कीजिएगा। माइक्रोफोन जब ये आपके हवाले कर दिया जाए फिर आप अपनी बात कीजिएगा, वाज़े अल्फाज में कीजिएगा ताकि असगर कादर साहब तक उसका बेहतर इब्लाग हो सके। बस यही था आपसे कहना। तो चलिए मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लेता, टोपोलॉजी फॉर बिगनर्स के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं। इमरान परवेज़ ख़ान, डॉक्टर नकीबुर रहमान और हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर असगर कादर, प्लीज़ वेलकम दें। जी नायर, बहुत शुक्रिया फॉर सच अ नाइस and kind introduction, and thank you very much to असगर कादर कि आज हम ये सेशन कर रहे हैं और इनकी ज़बरदस्त किताब के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एंड आल्सो थैंक्स टू इमरान एंड आल्सो फॉर एवरीवन जो यहाँ हमारे साथ हैं और ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं। अच्छा, टोपोलॉजी फॉर बिगिनर्स, यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, इससे पहले कि हम टोपोलॉजी पे आएँ, पहले हम मैट्रिक पे चले जाते हैं और ज्योमेट्री से शुरू करते हैं। ज्योमेट्री में जब हम जाते हैं मैट्रिक में तो हमें कहा जाता है कि जी आपके पास एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है और ये 2 डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। और इसी तरह जो सर्कल है ये एक और डिफरेंट शेप है और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते हैं और मैथमेटिक्स की एक एडवांस
एडवांस लेवल पे थोड़ा चलते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, ये असल में एक लफ्ज़ यूज़ होता है, उसे कहते हैं होम्योमॉर्फिक है। ठीक है, मतलब ये है कि एक शेप से दूसरी शेप बन सकती है। मिसाल के तौर पे थैंक्स टू आलम, ये हमने यहाँ ड्राइंग भी एक ड्रॉ की हुई है कि जो टोपोलॉजिस्ट होता है उसके नज़दीक ये जो कॉफ़ी कप होता है और जो डोनट होता है, ये इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, आप कॉफ़ी कप से डोनट भी बना सकते हैं और डोनट से कॉफ़ी कप भी बना सकते हैं। तो टोपोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता, दे आर द सिमिलर थिंग। बल्कि राइट साइड पे हमने एक ऐसा कप बनाया है जिसके एक्चुअली 2 हैंडल्स हैं, और उसको भी अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, तो पता चलेगा कि उससे एक ऐसा शेप बन सकता है जिससे अंदर से किसी ने, टर्टल ने शायद खा लिया है, तो उसके 2 होल्स बने हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हों। तो टोपोलॉजी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, दे आर समटाइम्स कॉल्ड कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये कैलकुलस का एक बड़ा एक टॉपिक है जिसमें हम कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, और फिर खैर उसके साथ डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो टोपोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दिस। ठीक है, तो ये समझ लें कि इट्स ए काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ज्योमेट्री जो हम स्कूल लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं, और ये फिर एडवांस होते होते यहाँ पे आ जाती है। अब इसकी डिटेल हम आगे चल के मज़ीद स्टडी करेंगे, लेकिन इस बुक के 2 ऑथर तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। जो तीसरे ऑथर हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो इस बुक के इस कवर पे भी लिखा हुआ है। नूर मोहम्मद इज़ लेट नूर मोहम्मद। ही वाज ए नोटेबल मैथमेटिशियन who made original contributions to the fields of C-star algebras and the use of topology in functional analysis. अब ये topology और functional analysis और ये C-star algebras, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वाइट फैमिलियर हैं, क्योंकि ये टॉपिक MSc लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं। सो ही एज ए स्टूडेंट ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रशियन टोपोलॉजिस्ट Grigory Barenblatt, he had significant work in the topological algebras. Dr. Noor Mohammad was a former associate professor in the Department of Mathematics at Quaid-e-Azam University, Islamabad. अच्छा, अब चूँकि हमने इस बुक को डिस्कस करना है आज, तो मैं इसके बारे में थैंक्स टू इमरान, इन्होंने मुझे बुक की ये कॉपी दी और साइन कॉपी दी, तो मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ और इन्जॉय करता जा रहा हूँ। आई विश कि ये किताब उस वक्त लिखी जाती जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। तो एनीवे, इसका प्रीफेस से मैं आपको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ कि दिस बुक इज़ मेंट टू बी ए फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ टोपोलॉजी. It is based on a 1 semester course given separately by Noor Mohammad and Asghar Qadir at the Mathematics Department, Quaid-e-Azam University, Islamabad, Pakistan. It was generally offered to the first semester MSc class. तो मुझे याद है हाँ, ये जो कोर्स इन्होंने किया था, दिस पोस्टस्क्रिप्ट में है ये, दिस बुक स्टार्टेड एज ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय वन ऑफ अस, असगर कादर, एट द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इन 1994. ठीक है, तो मैं जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आया था 2004 में सितंबर में, तो मुझे याद है कि हमारा जो पहला सेमेस्टर था उसमें जो एटलीस्ट 5 कोर्सेज आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं, तो एक कोर्स उसमें टोपोलॉजी का ही है। और मैं आपको बताऊं कि पहले सेमेस्टर में जो मेरे 2 फेवरेट कोर्सेज थे, वो एक टोपोलॉजी था और दूसरा लीनियर अलजेब्रा था। और ये इतने मुझे अच्छे लगे कि फिर मैं आज तक इनको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक अफसोस ये हुआ कि ये किताब अभी पब्लिश हुई। ये अगर उस वक्त होती तो
मेरे लिए बहुत अच्छा होता और मैं बहुत ज़्यादा मज़ीद चीज़ें भी इससे सीख जाता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सम टाइम्स ये होता है कि टीचर्स, ये थोड़ी सी शिकायत है टीचर्स के साथ और अपने से भी है कि टीचर्स जो हैं वो नोट्स से पढ़ाते हैं, ठीक है। वो नोट्स अक्सर बुक से ही लिखे होते हैं उन्होंने, लेकिन बुक कोई रेफ़र नहीं करते। तो अगर मुझे उस वक्त कोई इस तरह की किताब मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन एनीवे टीचर ने फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं सारी शिकायत टीचर से भी नहीं करता क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब भी मैं कोई कोर्स पढ़ाऊँ तो बुक से ही पढ़ाऊँ या बुक ज़रूर रेकमेंड करूँ। तो इस बुक के जो कंटेंट है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बताता हूँ, इससे डिटेल हम बाद में जाएंगे इस सब्जेक्ट की डेवलपमेंट पे। तो इस बुक में 8 चैप्टर हैं टोटल और पहला चैप्टर तो एनीवन कैन रीड मेरे ख्याल में, और जनरल ऑडियंस कोई भी हो जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेता है उसको तो ये पहला चैप्टर तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है टोपोलॉजी का और मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स की जो डेवलपमेंट है उस हवाले से। और ये जो टोपोलॉजी है इसका एडवेंट क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, एक साइकोलॉजिकल नोट भी है इस हवाले से, और जिसमें हम समटाइम्स इस तरह के सब्जेक्ट से कुछ लोग बड़े एंग्जाइटी का शिकार भी हो जाते हैं और समझते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ना इट्स वेरी वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रूस आल्सो। तो किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैथमेटिक्स तो फिर ऐसा ही होता है अगर आपने एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो एनीवे ये बहुत अच्छी इसकी इंट्रोडक्शन है। और सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा ये फॉर्मल इसकी डिस्कशन है जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस से रिलेटेड है। फिर इसको चूँकि ज्योमेट्री के साथ भी इसका बड़ा गहरा तल्लक है, बल्कि उसी की एक्सटेंशन है, तो जो थर्ड चैप्टर है वो मीट्रिक स्पेसेस से रिलेटेड है। और फिर आगे कॉन्टीन्यूस फंक्शंस जो कि कैलकुलस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं, और जैसे हमने इधर ड्रॉ भी किए हुए हैं, और होम्योमॉर्फिज्म्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं इनको टोपोलॉजिस्ट होम्योमॉर्फिज्म्स कहते हैं। दे आर वेरी कॉन्टीन्यूस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। आगे चलते हैं फिफ्थ चैप्टर में, द सेपरेशन एक्सियम्स है। डिटेल कुछ अभी हम इमरान से भी पूछेंगे। फिर सिक्स चैप्टर में कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैं। सेवन चैप्टर में कनेक्टेडनेस के कुछ टॉपिक्स हैं। लास्ट चैप्टर उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि इतना प्योर मैथमेटिक्स कहाँ हम यूज़ करेंगे, ठीक है इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। अब मैथमेटिशियंस की फ़र्स्ट मोटिवेशन एप्लीकेशन, जो ख़ासतौर पे प्योर मैथमेटिशियंस हैं, वो एप्लीकेशंस तो उनके माइंड में नहीं होती। वो तो एक सब्जेक्ट को फॉर इट्स ओन सेक, फॉर सो मैनी डिफरेंट रीजंस उसको डेवलप करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, इन सब्जेक्ट्स की एप्लीकेशंस भी फाइंड हो जाती हैं। और ये फिर विगनर की बात याद आ गई कि दिस इज़ द अनरीजनेबल effectiveness ऑफ मैथमेटिक्स इन नेचुरल साइंसेस। तो उस हवाले से ये चैप्टर नंबर 8 है, और उसकी जो उसमें फर्दर डायरेक्शन जो टोपोलॉजीज़ की हैं वो भी डिस्कस की गई हैं। और एप्लीकेशंस हैं कनेक्टेड स्पेसेस की वर्म होल्स के साथ। आज हम ब्लैक होल में बैठे हैं। ब्लैक होल का आइडिया भी हम आगे चल के एंड पे डिस्कस करेंगे, और इसका टोपोलॉजी के साथ क्या लिंक है, और वर्म होल्स का क्या इस लिंक है। और इसी तरह फिज़िक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मोनोपोल्स के अंदर टोपोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। और कनेक्टेड सेट्स का डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग के अंदर भी इसकी एप्लीकेशंस है। और इसी तरह टोपोलॉजी की जो ग्राफ थ्योरेटिक टोपोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप डिज़ाइन के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है। तो ये एक ओवरऑल इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने ये किताब लिखी है। आप इसको, मैं मतलब जब से आपने मुझे दिया मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आई एम रियली एंजॉइंग। थैंक्स कि आप लोगों ने ये किताब लिखी। आई विश कि ये किताब मेरे पास उस वक्त होती जब मैं एमएससी कर रहा था। उस वक्त हमने कुछ और किताबें पढ़ी थी, शाम सीरीज़। लेकिन शाम सीरीज़ जो है ना वो काइंड ऑफ इट्स नॉट लाइक ए वेरी, वो इस तरह की बुक नहीं है, ठीक है। वो एक सीरीज़ है जिसमें आपको बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो
उनके सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर, ठीक है ना। वो ज़्यादा एक डिटेल और जैसे डेवलपमेंट होती है उस हवाले से कम उस पर डिस्कशंस होती हैं। अच्छी हैं वो भी, शाम सीरीज़ भी अच्छी हैं, तो हम शाम सीरीज़ तक ही रहे उस वक्त। और फिर एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि पेपर भी पास करने होते हैं, नंबर भी लेने होते हैं, ग्रेड्स भी लेने होते हैं। लकीली मेरा ग्रेड भी सही आ गया था टोपोलॉजी के अंदर, मुझे अच्छा भी लगता था और मेरा ग्रेड भी सही था, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो अब इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में इसकी डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इमरान आपसे शुरू करते हैं और फिर आसिफ कादर से भी इस हवाले से जानेंगे। जी, तो आपने शायद प्रेजेंटेशन बनाई है इस हवाले से, तो जी थैंक यू। और हाँ, प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, स्लाइड्स दिखा सकते हैं। श्योर। तो ये एक इमरान ने प्रेजेंटेशन बनाई है इस हवाले से, तो थोड़ी सी इसकी इसमें डिटेल होगी शायद, डेवलपमेंट जो हिस्टोरिकल है वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे। जी नकीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। इससे नज़र आता है कि एक दिलचस्पी है, तो वक्त निकाल के आए सब लोग। तो मैं, लेकिन बहरहाल स्लाइड्स तो हैं और ज़्यादा वक्त फिर भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त ले नहीं सकता, कुछ आता नहीं है मुझे। तो बस थोड़ी बात ये करूँगा मैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जा सकते हैं। मैथमेटिक्स का मैं जिस एस्पेक्ट पे और टोपोलॉजी के भी जिस एस्पेक्ट पे मैं बात करूँगा, वो एक ह्यूमन एस्पेक्ट है। अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए या कहीं भी दुनिया में ये पूछा जाए कि मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट क्या है, तो हमें ये बग़ैर कहे जो है, मुझे पता है कि आपकी क्या राय है, आपको पता है मेरी क्या राय है, और ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो हमें पता है वो एक ही मजमून है। अब जो एक सलूशन मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से हमारे कंटेक्स्ट में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से जो दूरी है वो एक कॉज है। बाकी जितने भी मज़ामीन होते हैं उसमें हम ह्यूमंस की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे इकनॉमिक्स अगर है तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ इकनॉमिक्स में, लेकिन मुझे भी पता है कि कार्ल मार्क्स कोई था या लेनिन थे, एडम स्मिथ थे, तो मुझे नाम पता है, मुझे इंसानों के नाम पता है और फिर मैं ह्यूमन से रिलेट कर सकता हूँ। मैथ्स का कुछ हमने इस तरह से कर दिया, तो तभी मैंने कोशिश ये की है कि ह्यूमन से मैं स्टार्ट करूंगा कि ह्यूमंस ऑफ टोपोलॉजी कौन थे, इंसान कौन थे कि जिन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये सब्जेक्ट वजूद में आया। तो और दूसरी चीज़ अगेन ह्यूमन एस्पेक्ट को ही रखते हुए ये भी हम कभी नुकसान कर देते हैं कि जब हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो ह्यूमंस जो हैं कुछ ख़ास थे, दर हकीकत वो बड़े ऑर्डिनरी ह्यूमंस थे जिन लोगों ने मैथमेटिक्स या टोपोलॉजी बनाई। मिसाल के तौर पे टोपोलॉजी का जो आगाज़ मैंने चुना है वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम से चुना है। अब ये सुनने में ज़रा वो मुश्किल हो जाता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जबकि इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि आज सुबह ही हम ये बात कर रहे थे कि नकीब साहब को भी मौसीकी का बड़ा शौक़ है, नैयर भाई भी, उनको भी बहुत शौक़ है, असगर कादर साहब गिटार बजाते रहे हैं यूथ में, मुझे भी बहुत शौक़ है म्यूज़िक का। तो हर मैथमेटिशियन को, आफ्टर ऑल वो इंसान है, तो उसको शायरी, पेंटिंग, म्यूज़िक का शौक़ होता है। और सिर्फ बात इतनी सी है कि जिस इंसान को जिस चीज़ का शौक़ होगा वो उसको हर जगह पे फिट इन करने की कोशिश करता है। अब हमारे मुल्क में अब क्रिकेट का लोगों को शौक़ है, मैं टीवी पे इश्तिहार देख रहा था, तो इश्तिहार चाहे किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें क्रिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक हमारा शौक़ है, क्रिकेट क्रेजी नेशंस हैं हम लोग। तो मैथ्स के ह्यूमन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हर जगह मैथ्स तलाश करता है। अगर उसको म्यूज़िक का भी शौक़ है तो वो उसमें फिट इन करेगा कि इसकी मैं कोई इक्वेशन बना लूँ, बस यहाँ फ़र्क है। तो स्लाइड्स में हैं कुछ डिटेल्स हैं, बट मैं जनरल सी बातें आप लोगों से करूँगा। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम से आगाज़ किया
क्योंकि जितने भी आपकी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, हसन आज़ाद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो वो सितार बजाते हैं, हमारे पाकिस्तानी मैथमेटिशियन हैं। तो ये जितने भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर तार होता है, चाहे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, तो दीज आर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। और आप वाक़यातन जो हैं वो इनकी लेंथ को जो है वो तब्दील कर रहे होते हैं। एक ज़िम्नन मैं ये भी बात करता चलूँ कि बड़ी दिलचस्प बात है कि मौसीकी और मैथमेटिक्स का एक आगाज़ जो है वो एग्जैक्ट एक ही है। पाइथागोरस जो थे, वो लोहार की उन्होंने आवाज़ सुनी कि अगर वो लंबे लोहे को जो है वो हैमर करता है तो टन की आवाज़ आती है, और अगर वो उससे भी ज़्यादा लंबे लोहे की शाख को, सीख को हैमर करता है तो टन की आवाज़ आती है। तो वो उन्होंने फिर देखा कि अच्छा ये लंबाई का ताल्लुक है फ्रीक्वेंसी के साथ, पिच के साथ, सुर के साथ। और यूं मौसीकी और मैथमेटिक्स ने एक तरह से इकट्ठे जन्म लिया कि उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट की तार कह लें कि उसकी लंबाई जितनी होगी तो उसको जब प्लग किया जाएगा, तो ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में गिटार वगैरह में आप वाकई जो है उसकी लंबाई को जब वो दबा रहे होते हैं तो वो हाफ कर देते हैं, तो फिर कोई नई आवाज़ पैदा होती है। तो इस तरह से फ्रैक्शंस ने जन्म लिया। इस पे बल्कि एक शेर भी अर्ज़ करता चलूँ कि हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तो आप बेसिकली एक स्ट्रिंग को वो प्लग कर रहे होते उसको छेड़े होते हैं और वो आवाज़ पैदा कर रही होती। कमिंग बैक टू मैथमेटिक्स, तो अब ये तो मालूम था कि अब आवाज़ को अब स्टडी करना है मैथमेटिकली, तो वो उसके लिए मालूम था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपकी साइन फंक्शन होते हैं, कोसाइन फंक्शन होते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी की जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आवाज़ की जो एक तो शक्ल बनती है जिसको हम वेव कहते हैं, तो ये जो आवाज़ की वाइब्रेशन होती है और वो किसी जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उनकी जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अगेन मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं एक ह्यूमन एस्पेक्ट पे रहूँगा, तो सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। राइट, सो जब इन सॉल्यूशंस पे बात आई कि भाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया जाए, तो पिछली स्लाइड पे जैसे था कि बर्नूली थे एक मैथमेटिशियन, उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया। फिर उसी दौर के बहुत ही मशहूर मायानाज आयलर थे मैथमेटिशियन, उन्होंने भी सॉल्यूशन दिया। बट यहाँ मैं थोड़ा सा जो चीज़ कंट्रोवर्शियल कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा तसव्वुर है ना कि बहुत ख़ास बना लेना, फरिश्ता नुमा बना लेना, इस पे भी मैं एक आपकी इजाज़त से एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों हिजाबों में मिलें। आयलर ज़बरदस्त थे, हम मानते हैं, बर्नूली भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, लेकिन आपके हमारे बच्चे भी वो बन सकते हैं। यूं रोब डाल देना कि नहीं भाई वो तो कोई पता नहीं क्या, न्यूटन ऐसे थे, आइंस्टाइन क्या थे, नहीं, ये बड़े ऑर्डिनरी लोग थे। इनकी ज़िंदगियां अगर पढ़ी जाएं तो ये बहुत ना सिर्फ ऑर्डिनरी लोग थे। यहाँ जो मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ कि ऐप भी थे। एक जिन मैथमेटिशियन का मैंने जिक्र किया उस दौर के, लेग्रांज बड़े ज़बरदस्त एक मैथमेटिशियन थे। लेग्रांज ने तो दो सॉल्यूशंस आए, एक बर्नूली का आया वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए, एक आयलर का आया। तो लेग्रांज ने बड़ा वक्त सर्व किया आयलर के सॉल्यूशन को सही साबित करने के लिए, जबकि वो मैथमेटिकली बाद में साबित हुआ कि वो नहीं था सही। आयलर के बहुत अच्छे काम हैं, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, वो कोई गलती से पाक नहीं थे। तो वो उनका सॉल्यूशन बहरहाल ठीक नहीं था। तो लेग्रांज चूँकि बायस्ड थे, मैं यूं ही ज़िम्नन एक बात करूं, बड़े ज़बरदस्त थे, उनके नाम पे पूरा सब्जेक्ट है, तो वो लगे रहे, उन्होंने अपोज किया बर्नूली को और वो फेवर करते रहे आयलर को। बहरहाल अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा तो फिर फूरियर आए, और तो पिछली स्लाइड पे आपने शायद रीड किया होगा कि बेसिकली बर्नूली ने ये कहा था कि भाई आप स्मूथ फंक्शन कोई लीजिए, तो आयलर ने कहा कि नहीं भाई, जब आप तार को खींचते हैं गिटार की
तो वो तो त्रिकोण शेप बनती है, वो स्मूथ उस तरह से कर्व तो नहीं बनता, वो तो कोना होता है उसमें एक। तो वो तो फिर आप साइन कोस फंक्शन से तो नहीं आप उसकी नुमाइंदगी कर सकते। तो लेग्रांज वो फिर आयलर को वो साबित करने में लगे रहे, लेकिन फिर फूरियर ने बहरहाल क्लेम किया कि भाई इवन अगर जैग्ड कर्व्स भी हैं, कोने खुदरे वाले कर्व्स भी हैं, उनको भी आप साइन को साइन से नुमाइंदगी कर सकते। तो बर्नूली वॉज राइट। सो मैं एक साथ साथ जो एक वो अपनी ह्यूमन थीम लेके चल रहा हूँ कि मैथमेटिशियंस जो है वो ज़बरदस्त थे, बड़ा काम किया, लेकिन ये कहना बड़ा ही जो है वो नामुनासिब है कि वो परफेक्ट थे। अपने उन्होंने एफर्ट किया, कहीं गलतियां की, कहीं चूक हुई, बहरहाल फिर कोई आ जाता था। एक्टिविटी मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है कि फिर फूरियर आ गया, उसने एनालिसिस किया, तहकीक की, और वो एक अपना पूरा वो सब्जेक्ट उसने बनाया फूरियर एनालिसिस के उस नाम से, और उसको उसने इस्तेमाल किया ये एक तो म्यूज़िक की इक्वेशन, वेव इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए। तो फिर एक और नया मसला खड़ा हुआ कि इसके बाद मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ड्रिकले भी एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे 1800, ये सारा पीरियड वो चल रहा है 1700-1800 का बेसिकली, कि कैलकुलस आ चुका था लेकिन मसाइल भी अपने साथ लाया था। तो अब ड्रिकले का काम ये था कि जब इन्होंने कहा कि भाई आप कोई भी कर्व हो, किसी भी किस्म के शेप हो, उसको एज अ सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक फूरियर ने बात की। तो चाहे उसमें कोने हों, कॉर्नर्स हों, वो बहुत ज़्यादा आप साइंस और कोसाइंस को जमा कर लें तो वो कोई भी शेप आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक जो अजम्पशन चल रही है वो ये चल रही है कि आप हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि विच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो अब ये कॉन्टिन्यूटी की रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं, हम आम जिंदगी में भी चाहते हैं। वी वांट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ट्रैफिक में रूट लग जाए हम नहीं पसंद करते, रवां चलती रहनी चाहिए। तो मैथ्स में भी हम चाहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, कहीं वो रुके ना, उसमें रखना ना आए कोई। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को पीछे जैसे स्लाइड में आपने देखा कि ऐड अप करना पड़ेगा टू जनरेट न्यू डिज़ायर्ड वेव फॉर्म्स, जिनसे आप सुर की फ्रीक्वेंसी को पता करें। तो उसमें अब अगेन मैं जो ह्यूमन थीम को साथ लेके चलना चाह रहा हूँ कि कोई भी नॉर्मल आदमी वो यही सोचेगा कि भाई आप दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को जमा करें तो जवाब में कॉन्टिन्यूस फंक्शन आना चाहिए, या जितने मर्जी भी आप कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को जमा करें तो जवाब में कॉन्टिन्यूस फंक्शन आना चाहिए। तो ये सोच, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको मुबारक हो कि उस दौर के अजीम मैथमेटिशियंस ने ऐसा ही सोचा। लेकिन बाद में पता चला कि ये सोच गलत थी। और लेकिन यहाँ तक बात हकीकत है कि उस दौर के मैथमेटिशियंस ने ऐसा ही सोचा। देखें, अगेन मैथमेटिशियन इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी मैन। वो पेचीदियों में नहीं पढ़ना चाहता, वो सादा बात को सादा ही रखना चाहता कि भाई दो तीन या जितने भी 500 हज़ार कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे उनको जमा करें, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आना चाहिए। बहरहाल उसके अंदर फिर एक और कोई कंडीशन वगैरह वो होती है। तो बहरहाल ड्रिकले साहब ने फिर ये पॉइंट जो है वो साबित किया कि उन्होंने कहा कि चलें, अगर डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं, एज लॉन्ग एज वो फाइनाइट हैं, आप सब समझते ही होंगे फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब, तो वो पॉइंट्स अगर फाइनाइट हैं तब कोई परेशानी की बात नहीं, वी कैन थ्रो देम अवे और हम अपना जो है फंक्शंस को एड अप कर सकते हैं। उसके बाद जो है कैंटर आए, बहुत मशहूर मैथमेटिशियन, बट वंस अगेन उयूब से पाक नहीं थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी उस तरह से अफसोसनाक थी कि आखिर में वो ज़हनी तौर पे नहीं थे स्टेबल। बहरहाल तो उनका लेकिन अगेन हमारी सोसाइटी में उनको ना बहुत वो उस तरह से मिस्टीरियस बना के पेश करते हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम द वाइब सर सही सही सही। तो
उन्होंने मतलब डायरेक्टली इन्फिनिटी को नहीं टैकल किया था, वो एक आम मैथमेटिशियन की तरह इस तरह ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम का एक माहौल था पीछे, बर्नूली, डैलम्बेर, फूरियर, इन लोगों का काम था। तो उसके बैकड्रॉप पे फिर उन्होंने ये सवाल उठाया जब ड्रिकले ने सॉल्व कर दिया कि भाई फाइनाइट सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर इनफिनाइट सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हो फिर क्या होगा। तो और भी उन्होंने काफ़ी सवाल यूनिकनेस वगैरह के भी रेज़ किए थे, बट कीपिंग द डिस्कशन सिंपल, तो ये उन्होंने सवाल रेज़ किया। और ये वो पॉइंट है कि जहाँ फिर टोपोलॉजी की जो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इनफैक्ट हमारा भी जो चैप्टर 1 है वो कैंटर से आगाज़ लेता है, और जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं कैंटर की वजह से हम इस सब्जेक्ट की बुनियाद हुई, आफरीनिश हुई, पैदाइश हुई। और टोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ नियरनेस। अगर एक जुमले में कहा जाए, टोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नियरनेस। और हमारा जो सब्जेक्ट है ख़ास तौर से इसको कहा जाता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। सो पॉइंट सेट टोपोलॉजी से मुराद ये कि उससे पहले स्पेस का आइडिया था, ज्योमेट्री का जैसे जिक्र हुआ, तो लेकिन ये कि सेट ऑफ पॉइंट्स में फिर इस सारे स्टोरी के बाद पता चला कि जैसे हम कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आदमी आदमी में फ़र्क होता है। तो पॉइंट सेट में फ़र्क होता है। अगर आपने एक सेट ऑफ पॉइंट्स बना दिया है, कोई इंटीजर का है, कोई रियल नंबर का है, कोई रैशनल नंबर का है, तो इन तीनों में बहैसियत सेट तो ये सेट है कि अच्छा जी ये जी सेट हो गया। इनमें जो फ़र्क है वो इनकी टोपोलॉजी में है, एंड बाय टोपोलॉजी आई मीन स्टडी ऑफ नियरनेस। तो कैंटर ने फिर आइडियाज़ दिए आइसोलेटेड पॉइंट्स के, और यहाँ जैसे थोड़ा सा वो बताया गया ना, क्राउडेड पॉइंट्स, मतलब क्राउडेड इज़ नॉट द टेक्निकल टर्म बट रफली स्पीकिंग। तो यहाँ जैसे मिसाल दी कि सेलिब्रिटी पॉइंट्स के, अगर एक कमरे में सेलिब्रिटी होंगे तो बड़ी मतलब वाशगाब सी मिसाल ये है कि अक्सर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में डॉक्टर साहब भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो डॉक्टर साहब किसी कॉन्फ्रेंस में हों, लंच वगैरह पे, तो इनके गिर्द झमगट्टा लग जाता है। हम जहाँ खड़े होते हैं बस हम अकेले ही आइसोलेटेड खड़े होते हैं, कोई नहीं आता पास। तो ही इज़ द सेलिब्रिटी पॉइंट। तो एनीवे कहने का मकसद ये है कि वो पॉइंट सेट में फ़र्क होता है। तो कैंटर ने फिर इस तरह की बातें की कि अच्छा भी ये सेट में आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, या हर पॉइंट एक जो है वो रफली स्पीकिंग क्राउडेड पॉइंट है। तो इससे फिर उसने रिलेटिंग इट टू द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम, उसने ये फिर अपना रिज़ल्ट पेश किया कि अगर तो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं, आई होप यू रिमेंबर कि हम डिसकॉन्टिन्यूटीज़ की बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि अगर तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इन्फिनिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। जो सवाल उसने रेज किया था कि भाई अगर इन्फिनिट सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है तो इन्फिनिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ टोपोलॉजी। कि अगर तो वो आइसोलेटेड हैं पॉइंट्स, खा इन्फिनिट हों, तब तो उनको थ्रो अवे किया जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं हैं तो फिर मसला है। और तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बस यही एक ह्यूमन एलिमेंट जो है मेरे लिए, मैं आज थोड़े यही मैं बात करना चाहता था। बाकी बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल बात है, सुपर टेक्निकल, वो डॉक्टर साहब ही करेंगे। और कंटिन्यूइंग ऑन विद माय ह्यूमन थीम, मैं बस इसको एंड करूँगा और मैं ब्लैक होल को तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप वो ये इदारा काम कर रहा है जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं कर रही, और इसमें मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि हिस्ट्री ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स वो एक ऐसा तरीका है कि ख़ास तौर से हम अपने यूथ को अगर मैथ्स का शौक़ डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि देखें हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ना वो आसान है, मैं बड़ा चीट कोड में बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री सीधा आके मैथ्स पढ़ना, ये सारे सब्जेक्ट एनालिसिस, टोपोलॉजी, सर ने बड़े बड़े नाम लिए, ये मुश्किल हैं। मैं तो तस्लीम करता हूँ, मुझे कोई इसमें आर नहीं है, मुश्किल है। हिस्ट्री ऑफ मैथ्स की अच्छी बात यह कि इट इज़ ईजी। आप एक मतलब जैसे मैंने बात की ना कि मैं तो नहीं मानता जीनियस या इस तरह की कोई भी चीज़, सिमिलरली मैं प्रोडिजी भी नहीं मानता। अगर एक बच्चे को आज हम 5 साल के उसको एक अच्छी लाइन पे चला देंगे तो वो प्रोडिजी बनेगा।
तो इसमें कोई अकल से बैद तो कोई बात नहीं है। मसला ये है कि हम वो लगा नहीं रहे ना। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता हिस्ट्री ऑफ साइंस या हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स कभी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कि दैट इज़ सुपर इजी। मतलब मैंने जब ये देखा तो, क्योंकि आप हिस्टोरिकली वो चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक बाय ब्लॉक वो लेके चल रहे होते, तो आपको समझ भी आ रहा होता कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो डिफ़िकल्टी आपके जहन में आ रही है एक सवाल को पहली दफ़ा सुनने में, तो वो आयलर को भी आई थी, वो फूरियर को भी आई थी। वो उनको कोई ख़ास 10 कमांडमेंट्स ऊपर से नहीं मिले थे। उन्होंने भी अपनी अकल से कच्चा पक्का सोचा था, और उसको प्रेजुडिसेस भी थे लेग्रांज की, जैसे मैंने मिसाल दी। तो बस मैं ह्यूमन टच को ही वो रखते हुए मैं किताब से, अगर सर मुझे आप दीजिए एक मैं एग्ज़ाम्पल बस रीड करना चाहूँगा, और उसके बाद आखिर में अगर टाइम हुआ सर मैं एक गेम लाया हूँ छोटी सी, तो अगर टाइम हुआ तो फिर वो भी खेलेंगे। आप और मैं खेलेंगे, फिर हम ऑडियंस के साथ जितना चलो, खेल सके तो very वो good. खेलेंगे। स्ट्रिक्टली टोपोलॉजिकल गेम है। ओके, तो एक लाइन बुनियादी तौर पे ज़्यादातर हिस्सा मतलब डॉक्टर साहब का ही लिखा हुआ है, तो मेरी जो फेवरेट इसमें एक एग्जांपल है वो मैं बस रीड करना चाहूँगा। पैमाइश की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, मीट्रिक इसको हम कहते हैं। तो consider a person who keeps his distance from other people. For such a person, the distance from himself would be 0, and from all others would be the same. On the other hand, there may be someone who has strong family ties. Her distance from herself will be 0. From her parents, siblings, and offsprings, next. From her husband, a bit more. From her cousins, still more. From her in-laws, still more, and so on. So, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, थैंक यू इमरान, सो नाइस, सो लवली, जैसे आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो आयलर की बात हुई, तो वहाँ पे फेमस एक प्रॉब्लम था 7 ब्रिजेस का। तो सर आप बताइएगा 7 ब्रिजेस का प्रॉब्लम क्या था और कैसे टोपोलॉजी हिस्टोरिकली डेवलप हुई। और मेरे बिल्कुल मुख्तलिफ राय थी कि जो शुरू में टोपोलॉजी कहते थे रबर शीट ज्योमेट्री, यानी कि अगर मैं कहूँ ये चपटी शीट है, वो नहीं, इसको कहीं दबा दिया, कहीं निकाल दिया तो फिर भी वही चीज़ है। रबर शीट है, उधर से इधर कर दिया, यहाँ कर दिया, अगर उसको फाड़ा तो दूसरी चीज़ हो गई, डिसकंटिन्यूस। उसको आप डिसकंटिन्यूटी कहना चाहते हैं, और मैं सिर्फ ये आम ज़बान में मैं फाड़ता नहीं हूँ, मैं तोड़ता नहीं हूँ। अब वो रबर शीट है, उसको मोड़ना जितना जी चाहे कर ले। ये शुरू में टोपोलॉजी का यही ख्याल था। एक तरफ ये है कि अगर जो ऑडियंस के साथ, हाँ, ये है कि इंसान का जहन 2 मुख्तलिफ तरीक़ों पे चलता है। आपके बाएं तरफ जो दिमाग है, आधा हिस्सा, वो एनालिटिकल टाइप है, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे पे पहुंचने वाला। जो राइट साइड है वो होलिस्टिकली देखता है चीज़ पूरी। जो तस्वीर देखेंगे उसके टुकड़े नहीं आप देखेंगे, आप तस्वीर पूरी देखेंगे। मैं अगर इमरान को देखूंगा तो उनकी टोपी अलग, उनकी बाएं आँख अलग, दाहिनी आँख, वो नहीं, मैं तो पूरी शक्ल देख रहा हूँ। ये और तरीक़ा है देखने का। ज्योमेट्री का तरीक़ा ये वाला, दाहिनी तरफ वाला, और बाईं तरफ वाला है जो अलजेब्रा, अरिथमेटिक
वगैरह चलती है। ज्योमेट्री वहाँ तक सिर्फ नहीं, अगर मैं उसको जैसे कहा कि रबर शीट पे करने लग जाऊँ ज्योमेट्री, तो मेरा ये मिसाल जो दी गई थी कि स्क्वायर और सर्कल एक ही चीज़, मैं ये रबर शीट को लेके पुश करता पुल करता तकरीबन सर्कल बना दूंगा स्क्वायर का बहुत आसानी से। अगर मेरा सर्कल है, मैं खींच के इलिप्स बना दूंगा। अब ये है रबर शीट ज्योमेट्री की चीज़, ये बेसिकली एक ही है। मेरा पोता बड़ा शौकीन था, वो छोटा सा कोई 1.5 साल का, बहुत शौकीन था कि शेप्स देखे, ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये इलिप्स है वगैरह उस तरह से। मैंने सोचा उसको आगे समझाऊं, तो 3 डिमेंशनल शेप्स का भी बताऊं। कुछ हमने ड्रॉ भी तो 3 डिमेंशनल शेप जो बताने की तो सीधी एक है गेंद। वो सभी बच्चे एकदम से कि गेंद को तो समझ लेते, बॉल है, शेर है, उसको वो तो कोई मसला नहीं। अगला मैंने सोचा कि उसके साथ के ही क्यूब, मेरे पास रूबिक्स क्यूब है, उसको वो तो एकदम से समझ में आ गया क्यूब क्या। फिर मैंने कहा कि आगे कुछ बताऊं, तो मैंने कहा ये है सिलेंडर। गाँव तकिया था, सिलेंडर समझ गया। यहाँ कोई एक कागज़ की शीट है, कोई अगर कागज़ की शीट मुझे ज़रा बड़ी मिल सके तो अच्छा है, वरना इमरान को जहमत दूंगा कि हाँ वो शायद बड़ी शीट नहीं, फिर यही सही, वक्त क्या ज़ाया करे। थैंक यू। अगर मिलता मैंने ये लेके ज़रा बड़ी इसको तस्वीर करके यूँ करके दिखाया अपने पोते को, 20 महीने का था। मैंने कहा सिलेंडर, कहता है डोनट, खाता तो रहता था डोनट। अब मैं उसको सोचा था कैसे समझाऊं, ये डोनट इस तरह से बनेगा नहीं, ये रबर शीट है नीलो क्योंकि उसने मुझसे खींच के ली कि डोनट 20 महीने में। टोपोलॉजी मुश्किल नहीं है, 20 महीने का बच्चा भी समझ लेगा, हम उसको मुश्किल बना देते। ये पहला सबक यही है, चीज़ अपने आप में मुश्किल नहीं है कोई भी, ना सिर्फ ये, कोई और। एक और आपने हमारे जो ये सेशन है शुरू में उस पर लिखा हुआ था a branch of pure mathematics। मैं प्योर मैथमेटिक्स ऐसे मानता नहीं हूँ कि कोई चीज़ है। आपके पास होता है प्योर वाटर और उसके बजाय डर्टी वाटर। डर्टी होगा, प्योर होगा या नहीं होगा। ड्रिंकिंग वाटर अगर आप कहें इट इज़ फॉर यूज सर्टनली, और वो वॉशिंग के लिए, वो है कि अगर उसका असर क्या होगा, बट यू आर नॉट गोइंग टू टॉक विथ ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग वाटर, वो कार वॉशिंग वाटर, वेस्टिंग वाटर, वो तो नहीं करते। वाई विद मैथमेटिक्स के वो प्योर मैथमेटिक्स है, वो अप्लाइड। ऑफ कोर्स any mathematics can be applied. Any part of mathematics will get applied somewhere. And conversely, there will be those things that you are not wanting to look at the application, you're concerned with the structure in itself. The beauty in it, how you can perceive it. That's totally different. When you are looking at the beauty in it, that is what you will say is pure.
I'm not interested in what it does. I'm interested in just the structure in itself. I work with symmetry methods for differential equations and how one solves problems. And somebody said, well, this is applied mathematics. So when I gave my talk, I said, so is it applied mathematics? He said, no, what you were doing was pure mathematics, because I wasn't applying it anywhere. What people normally do is they're using these equations for solving some problem, engineering problem of one kind or another. But that's not necessary. I'm looking at the methods for being able to develop solutions. In that case, now Hassan Azad is called a pure mathematician, and he solves these equations, and they get used. So why isn't he an applied mathematician? It's all the same. Pure and applied mathematics aren't different, and this is not difficult or easy. It is what we make of it that is difficult or easy. What we make is a sort of very broad statement. When we're talking about children learning mathematics, it's what the teacher makes of it. If the teacher makes it difficult, it is difficult. If the teacher wants to show the student that the teacher understands, and it is not something that could be easily understood, but the teacher is able to manage it. If that is the message, that's the message the student gets. It's very difficult, only my teacher can understand it, I can't. And the student is put off. Instead, if the teacher teaches it the other way and says, this is a trivial idea, just see. The student sees it as a trivial idea. A 20-month-old student, my grandson, sees that when I'm making the cylinder, I could make it into a donut. This is a standard topological construction that you get that from not with the handle, but just by taking it and joining it. Of course, the handle can equally well give this by the rubber sheet method. There I joined. That's not rubber sheet. I put some glue in. So then we can also talk about the apple. You also mentioned this in the book and the story of Newton. Do you have the slides available? Yeah, about the black hole? Yes. Yes, the wormhole. The one where I sent a few PowerPoint slides. Yes. So if we can get those, the PowerPoint slides. This is to show the topology being used for black holes. You see, the black hole is like that rubber sheet, but what's happened is I've put a very heavy ball on it. So it dips down. I make that even denser, so it's smaller. It dips down further. I make it still smaller. Somewhere or the other I'll come to a breaking point, and this will tear. That is what you would get. Now, if we believe that these paths can't just end somewhere, they have to go further always. They won't be where there's an end. Then what do? You take that, turn it upside down, and join the two. Next slide. Next slide, please. And when you join the two, you would get this picture. This is called the maximal extension of the Schwarzschild solution. So
you would get over here, and this is the way that if there was just one mass in the whole universe, the paths would be going this way and would go out further that way. Can we go to the next? Now you see, this is the rubber sheet. I had this like that. I take it and twist it here. How difficult is it to see? I can go into the mathematical description in various ways, including the algebraic expressions, but forget that, you can see this. This is what John Wheeler called a wormhole, with exactly the same idea that you have these two parts of it. Instead, there was one up and one down, and then I turn it round and I've joined them. And now I've got this. And now the space is no longer simply connected. It is doubly connected. I could go straight across or through this, and the path sign equivalent. So I've got a multiply connected space. This is like if I had not one door here, but another door leading up. This would be a multiply connected space. As it is, it's a singly connected space. That's all there is to multiple connectedness. I can make it sound very profound, very abstruse and difficult. Or if I choose, I can just explain it in this way. And if I explain it in this way, you see that there's no problem in understanding it. If anybody was a student at Quaid-e-Azam University Maths Department, to get up onto the top floor from the lower one, you could go up one flight of stairs or the other flight of stairs. It's multiply connected. End of the matter, that's all there is to it. Now, the picture there is just of interest because, you see, when Newton was asked by Hooke to see if Hooke's idea of the inverse square law to explain celestial motion could be used to explain terrestrial motion. And Hooke said, your mathematics is better, why don't you today try to prove this? So Newton took the problem away. At that time there was the plague and he went home. And he came back saying that he had been hit on the head by an apple and he'd seen the light, that there is gravity which is universal. Exactly what Hooke had said, you should just check and see. We love to steal ideas. He also tried stealing Leibniz's idea about calculus, but that's another story. So now gravity got associated with the apple. Apples often get worms that eat through. Incidentally, you might have heard, what's worse than one seeing a worm in your apple? What's worse? Seeing half a worm in the apple. You've eaten the other half. So that is, it'll go right through. If you bite in, well, you've got half the worm. So now the point is that because of gravity there is associated, and this is essentially like this. You see, you go around the apple, it's a long path, go through, and it's a short path. That's become multiply connected. It's not simply connected anymore. And you get the short path. That is a wormhole.
Wheeler suggested that there could be wormholes. If there can be black holes in space, then there could topological fluctuations, there could be wormholes in space. And so you could have more than one path through. They are sometimes called Einstein's Rosen bridge. Yes, the earlier picture, could we go to the earlier picture? That's called the Einstein-Rosen bridge. From one part of the universe to the extended part, if there are such things that can develop. There we'd have to get into quantum theory to say whether it can physically happen or not. That's a different story with more complications. Do you have another slide to show? Do you have any other slide to show, to discuss? Well, not for this purpose. This was just that if they were to talk about the black hole right here, then that's the black hole. You have the black hole, and whether you could get a white hole or not. If something goes in one end as a black hole, will it come out the other way as a white hole? The idea of time being taken in going through would not apply here. These could be instantaneous. And so the solutions to the equations are called instantons. But we don't have to get into So would you like to tell us about Roger Penrose and how you started working with him and what kind of courses you studied? I've talked quite a lot about that different times. That how I started working with him, well, I had my own ideas about trying to construct a quantum theory of gravity. And I was looking at that, and then I wanted to do my PhD. And so I applied to various universities. I'd go to a university and they'd say, have you any idea what you'd like to do? So I'd start off with my idea and go on and on and on till they stopped me and said, well, interesting, but you know, we have nobody who could guide you on this. If you're interested in coming here, we'll be happy to have you join, but we won't have any supervisor for you. You'd have to work on your own. But have you contacted Roger Penrose? Because your ideas sound similar to his. And I had been wanting to contact Roger Penrose, but he was in America at the time. So it'd go to another, same answer. It'd go to a third, same answer. Finally, Roger got back from America, and I went to see him. And when I went there, he asked me again, have you any ideas? And I started off. And I went on. And I went on. And I went further on. He didn't stop me. When I had finally wound down, he said, and do you think you can do this in 2 to 3 years? I'd never thought of that. 2 to 3 years, 20, 30 years or whatever. I was talking about just the idea. I said, I don't know. And he said, well, why don't you look at these papers of mine and see if any of these seem interesting to you. I looked at one, and it was describing one of the things that I had been saying, practically exactly. Then I look at another, and it's describing another thing that I was saying, practically exactly. Then I looked at a third, and that seemed very deep. I hadn't been saying that, but it seemed as if it would have answers to many more questions.
And so when I went back to him, I said, I want to work on that. So then I started working on twistor theory. He had just developed twistor theory. I was the first person after him to work on twistors. So that he guided me on suggesting a problem and another problem. And by the end of it, I had finally managed to do what I had wanted to do. He had guided me within 2 years, less than 2 years of research. He had guided me to get right there to what I had been wanting to get done. An amazing supervisor, unbelievable. So you also studied topology at some point? Not really. Let's say over here, when I was studying, it was up to the BSc, no question of topology. I went to the physics department in Imperial College, no question of topology. I went on for the DIC in theoretical physics, but I didn't stop at just the normal 4 courses. I took many in the maths department, and the geometry side needed some topology to understand. Like manifolds? Something like manifolds? Well, at that time, it wasn't much topology needed. It was for the manifold, the topological requirements, and that's basically comparatively straightforward. But I was anyhow interested in the subject in itself. I came back and joined Quaid-e-Azam University. At which date? At which time Islamabad exactly? University. And there was a Russian mathematician, Arel Gensky, who was a topologist and had done earth-shaking work in topology. He had become a full professor at Moscow University at the age of 28 or 29. And he was delivering a course on topology, and I attended. Where? Where exactly? At Islamabad University, Okay, as so- it was at the time. So he came here. Yes. So this was just for the faculty, and I attended that. Then I arranged that he should talk to me more and learnt more, and the understanding of rubber sheet geometry properly I got from Arel Gensky, and that I felt was where topology, the way topology should be explained. And then I saw how other people were looking at it, and I didn't feel that was being done right. Noor Muhammad was a student of mine, and I told him about this, and we went further with it. And he went on with the usual point set topology that Imran was talking about, going that side. But then he seems to have remembered that I had this more intuitive way of seeing things. So he suggested to me that we write a book on topology and that I deliver a course on topology, but bring in my geometrical understanding and intuition there. So the book says that you started teaching this course in 1994. Well, 97, was it? 94, whichever, yes. Yeah. So 94, I told. I yeah. think. So Was it- it's in the postscript. It's written yeah. in the. It was when I came back, yes, Yeah. that's right. 97, because I'd been in Saudi Arabia, came back and taught it. 97. And I
Nur Muhammad sent me the lecture notes that he had, and I wrote them my way and presented it my way in the class. But it was very much with an enormous amount of input from Nur Muhammad. And it was because of him that I had undertaken to write the book. I had written the book as a first draft, and submitted it as a book writing proposal actually at Saudi Arabia, and there it was proper reviewing done, and the person who reviewed it was a topologist, was very pleased with that, and he approved the project and was very happy with the result. When I came away with the book, it was with that project used. But why it's published so late? I mean, I think like 3 years ago. Well, Nur Muhammad was, he, instead of sitting down with me and getting this thing finalized so that we get it actually reviewed by others and get to see that it's going properly, explains everything. He got busy teaching here, there, teaching any number of different places. And then he wasn't getting down to finalizing the book. And he overworked himself. He died of a heart attack. And I then tried to pursue this thing with getting somebody to look at it further. The one I got was Amir Iqbal, who later worked in string theory. He'd been a student of mine in the class of topology. In 1994, I guess. And when he looked at it, he was happy enough with what we had done, gave comments on it, but his biggest comment was remove all reference to economics, which I didn't agree to. And then it went on getting delayed further and further. Incidentally, I recently, I had contacts in economics anyhow, and because I also, despite what you said I'm also an economist, and very much so as an economist. And a friend of mine, who's a mathematical economist, felt that the thing that is really worthwhile in this is the economics, the application. He regards that this is applied mathematics, where it's applied in economics. And for him, that was what topology So, is. do you think it's also applied in It's economics? applied in physics, it's applied in economics, it's applied anywhere one chooses to apply it. As you were reading, Imran was reading from there, it can be applied that way. I can apply it in a number of different contexts. Can you tell us how Any it can be? reasoning will get applied. Mathematics is just reasoning in a way where you avoid confusion and contradictions. But topology is the right brain type reasoning. That's all the So how it can be applied in economics? I want to know. It's very interesting. I need to explain economics for that. Okay. I am ready to do so, but then are you It ready will take to, more time. Yeah. So So are how- you ready to learn the economics? So Is there something like a state space or something in economics? yeah. So Yes, it's the space. You need to deal with spaces as people in economics generally use dynamical systems type thing. So that is there, but not only. You need to deal with maximization with spaces that either have too few points to be in a continuum, that also.
fairly easy to see how that will happen. And where you have too many, where there are different paths, that the spaces of all paths. And you have to find from there. So then when you have the spaces of all paths, you need the higher cardinality. So topology will come in there. So I want to ask a But question. I had one other example of topology in economics that I gave at PIDE. Okay. Because you see, you have the assumption that if there's anything developed, it will go locally around. And so further away, there'll be less impact, and further less impact. And so when you're working out for how the economy in different places has developed, you use that so it becomes dependent on the distance. But if I can go through a tunnel, as it were, a wormhole, if you like, I go through a tunnel, I have another path that leads directly, I change the dynamics totally. And you get economic understanding of the history of economic development from there. So you how you ये ज़बरदस्त स्टोरी में आप कैसे एंटर हुए और आपका इसमें क्या पार्ट था इस हवाले से? जी नकीब साहब, बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, क्योंकि ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि आपने देखे इतना टाइम गुजर गया, ये किताब मतलब 2022 में पब्लिश हुई है और आप देख रहे हैं कि आगाज़ इसका 1990s की दिहाई से है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये किस्मत के थे फैसले। ज़ाहिर सी बात है, बहुत अफसोसनाक वाक़या नूर मोहम्मद साहब की बीच में वफ़ात भी हुई। मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, मुझे एक बहुत वो है कि नाम उनके साथ मेरा है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब को मेंटोर की तरह हैं मेरे, और मैं कभी भी फॉर्मली उस्ताद से स्टूडेंट नहीं रहा। और लेकिन ये कि मैं सर से मेंटरशिप के लिए, क्योंकि जो मेरे मज़ामीन हैं मैथमेटिक्स फिज़िक्स दोनों ही मुझे पसंद हैं, सर की एक्सपर्टीज़ हैं। तो 2019 की बात है कि नस्ट की जो आपने ज़िक्र किया कैंप, उसका फिर बाद में नाम SNS हो गया था। तो SNS की एक लाइब्रेरी थी, तो उसमें इस किताब का मुसविदा पड़ा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर साहब SNS में थे तो वहाँ तक थी, वो सिर्फ मतलब वहाँ तक महदूद था। तो वो जब देखा तो हमारी एक मैथमेटिक्स में एक और किताब है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, चर्चिल की, ब्राउन और चर्चिल इस तरह से वो ऑथर्स हैं। तो उस किताब के बारे में कहते हैं कि ये नावल नुमा किताब लिखी गई है। आमतौर से मैथमेटिक्स की किताबें होती हैं डेफिनीशन, फिर मिसाल, थ्योरम, उसका प्रूफ, ये एक फार्मूला कह लें, इंग्रेडिएंट्स उसके, इस तरह से किताब चलती है, बड़ा नपातुला वो होता है। तो लेकिन चर्चिल की किताब के बारे में कहा जाता है कि नावल नुमा किताब है, कि आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें से। अब जैसे ये आपके सामने मैंने मिसाल पढ़ी, तो इस किताब को भी जब पढ़ा, और ख़ास तौर से जैसे आपने देखा है कि इसके पहले चैप्टर में ही आपको वो एक अंग नज़र आता है कि एक नावल नुमा ये किताब है कि आपसे ऑथर जो है वो गुफ्तगू कर रहा है, वो आपको उस तरह से नहीं दे रहा क्या कहें कि उंगली जो है ना हाथ में वो करके ये डेफिनेशन है तो ये एग्जाम्पल है, ये थ्योरम है, प्रूफ है। आपको पूरी किताब ही पढ़नी पड़ती है उसका सही लुत्फ़ उठाने के लिए, और आप फिर महसूस करते हैं कि ऑथर आपसे गुफ्तगू कर रहा है। तो पहले मतलब मैं इस किताब का एक दिलदादा हुआ, और फिर डॉक्टर साहब से, क्योंकि रसाई थी, नस्ट में होते थे सर, तो फिर सर के पास मैं हाज़िर हुआ और बात की कि ये तो इतनी अच्छी किताब आपने जो है वो मतलब मुसविदे की हद तक काम करके छोड़ा हुआ है, तो इसको तो होना चाहिए कि दुनिया की आंखों के सामने उनकी जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताब है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इतना आता जाता तो नहीं, लेकिन बहरहाल हमने अब मैथ्स में है, एक फील्ड में बुक्स का शौक़ है पढ़ने का, और वो हमने काफ़ी मतलब स्टडी बहुत किया। तो एक अच्छी किताब, कम से कम इतनी सेंस आ गई कि अच्छी किताब को बुरी किताब से, जैसे आपने भी अर्ज़ किया ना कि शॉम सीरीज़ है,
वो एक मकसद के लिए ठीक है, हर मकसद के लिए ठीक नहीं है जी। तो ये बात है कि जब इस किताब के गुण जब समझे तो फिर मैंने कहा कि ये तो मतलब एसएनएस की, क्योंकि नस्ट में इस तरह से कि हर वहाँ मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, हर स्कूल की अपनी लाइब्रेरी है, तो एसएनएस की लाइब्रेरी तो मतलब पूरे नस्ट के भी वो उसमें जो है वहाँ एक्सेस में नहीं है। तो वो मुझे बिल्कुल ज़्यादती वाली बात लगी कि आप जो है इतनी ज़बरदस्त किताब को जो है वो इतनी महदूद, वहाँ तो मतलब कितने 200-500 स्टूडेंट्स होंगे, तो ये तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की किताब है। तो फिर डॉक्टर साहब से 2019 में ये बात हुई, और मैं ये भी साथ में जिक्र करना चाहूँगा कि बड़ा मुझे फिर उस वक्त एक जो ऑथरशिप का एक प्रोसेस है उसके बारे में एक चीज़ का एहसास हुआ। इत्तेफाक से वो टाइम ऐसा था 2019 का कि हमने ये किताब जो है सर की जो वाइफ हैं लेट, उनके हमने डेडिकेट किया मिसेस रबिया असगर खादिर को। तो 2019 वो वक्त था कि उनकी भी वफ़ात, बेसिकली तबीयत उनकी ख़राब हुई, कैंसर उनका डायग्नोस हुआ। तो 2019 वो वक्त था कि बहरहाल मैं फिर सर से कहा कि इसको होना चाहिए पब्लिश। तो इसकी एक और बहुत दिलचस्प बात यह कि सर की माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ करनी चाहिए कि इसकी फ़ाइल्स जो हैं वो टाइप्ड और इसकी डायग्राम्स इसमें बहुत सारी हैं। आमतौर से टोपोलॉजी की किताबों में डायग्राम्स नहीं होती, लेकिन जैसे सर ने अर्ज़ किया कि सर का एक अपना इंट्यूटिव वे है यूनिक, तो इसकी वो सारी फाइल्स वगैरह सर के पास महफूज थी 20 साल से। तो वो फिर सर ने मुझे दी और फिर उस पर हमने रिफाइनमेंट वगैरह शुरू की। तो 2019 से 2020 फिर 2000 वो कोविड आ गया। 2021 में सर गालिबन वफ़ात हुई थी। ये मेरे ख्याल में 2022 में निकली है ना? जी, ये 2022 में है। 2021 में वफ़ात हुई है। हाँ। तो अगस्त 2021 में मतलब हम इस किताब का काम चल रहा था और वो अफसोसनाक वाक़या भी हुआ। तो मतलब उस वक्त मुझे एक महसूस हुआ कि एक ऑथर जो है वो एक वाक़यतन एक खून और पसीने की जो है उसकी कुर्बानी जो है वो होती है कि इस काम को सर ने रुकने नहीं दिया और ये काम चलता रहा। तो मैं उस एक नज़र से उसको देखना मेरी मजबूरी है कि वो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा वो कि वो एक चीज़ हुई। तो बहरहाल तभी फिर हमने ये फ़ैसला किया कि इस किताब को हम डेडिकेट करेंगे उनको। तो इस तरह से बेसिकली ये चीज़ हुई कि मैं समझता हूँ कि ये बस अब वही है कि प्री डेस्टाइंड कुछ था कि 2019 में ये जो है इतनी देर बाद जाके जो है तो फिर खैर से ये पब्लिश हुई। तो इस तरह से मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहाँ से अवेलेबल हो सकती है आप ये पब्लिशर? ये वाकई जो है बड़ा सबसे मुश्किल सवाल यही है, क्योंकि जी जी बेसिकली ये रिपीट कर दीजिएगा आप, जो लोग इंटरेस्टेड लेना चाहते हैं। इसका सबसे आसान तरीका आजकल के दौर में यही है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर ली जाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की वेबसाइट से। दूसरा कोशिश हमने की है यहाँ इस्लामाबाद के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की आउटलेट मेरे ख्याल में है रावलपिंडी में, एक रावलपिंडी में है, एक I9 में है, लेकिन आजकल ऑनलाइन ज़्यादा लोगों के लिए आसान हो गया है कि ऑनलाइन जो है वेब पे ऑर्डर कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके अलावा ये कि किसी भी बुक शॉप को आप ऑर्डर कर सकते हैं। सईद बुक बैंक में अलबत्ता हमने थोड़ी कोशिश की है कि वहाँ कुछ कॉपीज़ मौजूद हों। हाँ, तो ये वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, इंसिडेंटली मैं कहूँ कि जो मैंने कहा कि वो दोस्त हैं ये इकोनॉमिस्ट, ये दो इसकी रिव्यूज़ लिखी गई इन LMS एक और दूसरी यूरोपियन जर्नल। ज़बरदस्त। इकोनॉमिस्ट ने एक रिव्यू लिखी है, नॉट अ मैथमेटिशियन, नॉट अ फिजिसिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट। तो एक मुझे अगर इजाज़त दें, जी जी श्योर। ये जो बात हो रही थी अबाउट हाउ इट्स रिटन, तो मैं यहाँ से पढ़ के पहला सफ़ा जी जी श्योर सुना।
You would probably expect a textbook on a pure branch of pure mathematics, such as topology, to start with a definition of topology and rapidly go on to an explanation of the contents with its theorems and their proofs. That is not the way we present the subject. That would take the fun out of it. For one thing, you do not only want to know what you are doing, but also why ever should you be doing it. For another, it makes the subject much more difficult to follow. Definitions taken out of context are not very enlightening in themselves. They must be seen in context to follow what they are all about. They must be clarified by examples and counterexamples. They must be played about with to see what would happen if they were modified. Let us illustrate our point by presenting a short dialogue. Imagine, if you will, a parent defining the word chair for a child. The child, able to talk, has no idea what the word means, but has seen the actual object that are called chairs. Mother, saying to the child, a chair is something with 4 legs. Son, pointing to the cat, you mean that? Mother, no dear, not the cat, but something you can sit on. Son, who has often tried to take short rides on his dog, you mean Rover. Mother patiently, no son, not Rover, something you can go on sitting on for a long time. Son, pleased to have followed at last, you mean that pony I rode. Mother, less patiently, no, it is man-made. The son, getting tired of these guessing games, points to the floor. Do you mean that? Mother, definitely irritated by now, why are you being so slow today? Pointing to the chair. Do you mean that? That. No, I mean that. Of course, the parent would have been well advised to have started by pointing to various chairs and saying that they were chairs. This would hopefully provide the child with a feel for all those things that were chairs. However, it would probably go wrong by identifying other similar objects as chairs also. It would be necessary to point also to those type of objects and say they were not chairs, the counterexample. The point is that it is not enough to define something or even to explain by example what it is also essential to explain what it is not. That is the way this book is written. It wonderful. is not meant to be something that is, I'm telling you, and if you don't follow, you're silly, you're stupid, you can't understand. Instead, I'm going to talk. When I talk, I will try to make sure that I allow for all the things that people would want to know, and then proceed great. from there. दैट्स ग्रेट. अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ऑडियंस से भी. तो आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सवाल जी. कोई आने हो, आई विल नीड दैट यू ट्रांसमिट टू मी. ओके मेरा ये कान बिल्कुल बंद है जी. इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी. यूं करूं या यूं करूं. चल, सो फर्स्ट क्वेश्चन यही यहाँ से. कान काम करता है, तो इसीलिए इनके दाहिने हाथ पे बैठा हूं मैं. जी नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, कमेंट है. मेरा ये इसका टॉपिक है टोपोलॉजी फॉर बिगिनर्स. तो मैं तो बिगिनर भी नहीं हूँ, एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ. लिटरेचर मेरा शोबा है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ.
ये बुक जब मैंने पढ़ना शुरू की, जिस तरह इमरान परवेज़ साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल नावल की तरह, नावल के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। इसमें डायलॉग्स भी हैं, इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, इसमें सीन्स भी हैं, और कार्डानो का ड्यूल का जो है वो बाकायदा डिस्क्रिप्शन है। ये किताब जो है ना, बिल्कुल एक जिंदा शख्स आपके सामने खड़ा। आप कह रहे थे ना कि अगर मैं उस वक्त होता, मेरी तो आज पहले दिन मुलाकात हुई है, लेकिन इस किताब के ज़रिए यकीन करें कि एक जिंदा जीता जागता उस्ताद सामने खड़ा है, जो आपको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें इवन लिटरेचर के बड़े अच्छे इस्तारे भी हैं, और इडिपस रेक्स का भी आपने एक जगह पे जिक्र किया है कि टोपोलॉजी ने जो है अपने फादर को उस तरह किल नहीं किया। इसी तरह इसमें विट भी है, बहुत दिलचस्प। एक जगह पे जैसे जिक्र था सिंबल्स की लिमिटेशन का, तो इन्होंने ये लिखा कि जी सिंबल्स आर लिमिटेड एंड सो आर द रीडर्स और यूजर्स, दे आर लिमिटेड इन इमेजिनेशन, फर्दर लिमिटेड बल्कि लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। इसी तरह इनके बिल्कुल इंट्रोडक्शन से लेके, इंट्रोडक्शन तो खैर कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में जिसको दिलचस्पी है, जैसे कि मुझे है, तो वो बग़ैर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के, बग़ैर कॉम्प्लेक्स प्रूफ्स के, वो इंट्यूटिवली इसको समझ सकता है। सर ने ऐसे ग्रेजुअली उसको इंट्यूशन से बिल्ड अप किया है कि आप जैसे ये कह रहे थे कि इसमें तस्वीर भी हैं, और तस्वीर आमतौर पर टोपोलॉजी की बुक्स में जो है वो हराम समझी जाती हैं। वो जो टोपोलॉजी है ना, वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है। जी जी। तो ये जो ज़्यादा ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी है ना, उसमें तो तस्वीरें आ जाती हैं। अलजेब्राइक टोपोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इवन पॉइंट सेट में भी देखें, मैं चूँकि खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, और अक्सर मेरा यही होता है कि मैथमेटिक्स को, सर की बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि ये पढ़ाने वाले पे बहुत डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स को हमारे यहाँ हमेशा एक मुश्किल ग्रीक फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, वो प्रिसीजन के लिए, लेकिन आगाज़ हमने सीखना तो अपने दिमाग से है। दिमाग में बहरहाल मैं एक पहले शक्ल ही बनाता हूँ, तो वो शुरू में बेशक आप प्योर एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स की तरफ ही एंड पे जाएंगे, लेकिन आप मटेरियल से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे ना। मेरे ख्याल में किताब में किसी जगह ये लिखा हुआ भी है कि जो लोग ओ लेवल कर चुके हैं या मे बी मैट्रिक या एफएससी, तो वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं स्टार्ट से। मैंने ओ लेवल नहीं किया सर, मैट्रिक पढ़ा था मैंने, एफएससी में भी बायोलॉजी पढ़ी थी, बल्कि बायोलॉजी से मुझे याद आया कि ये एंड पे जो एप्लीकेशंस हैं सर, बायोलॉजी का जिक्र आपने इसमें नहीं किया, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेज में जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं डीएनए का, जो टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो ज़्यादा अलजेब्राइक टोपोलॉजी आ जाती है। मैंने यहाँ 2022 में यहाँ सेशन किया था ब्रेड्स एंड नॉट्स के ऊपर। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है और किस तरह से वो जबकि उसके साथ कनेक्शंस बन के चलता है, इज वर्थ लुकिंग एट। मगर फोल्डिंग है और नॉट्स भी हैं, जैसे कि इमरान साहब का मैं बारे दिगर ये इन्होंने खजाना दरियाफ्त भी किया, खुद भी उसमें शामिल हुए, और बड़ा अच्छा लिटरेचर का भी ज़ौक़ रखते हैं, साथ बड़े अच्छे अशार भी आपने पढ़े। और आप एक कमेंट कर रहे थे उस पर, मैं कहना चाहूँगा, वो आप हिस्ट्री के हवाले से कह रहे थे, वो उसको दिलचस्प ज़रूर बनाता है, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी एज एन एजुकेशनिस्ट देखता हूँ। मेरे ख्याल में हम साइंस पढ़ाते ही नहीं है। साइंस का मतलब साइंसी तरीक़ाकार है, वो हम सिखाते ही नहीं है, हम साइंस की तारीख ही पढ़ाते हैं। सच्ची बात है, न्यूटन ने ये कहा, उसको हम याद कर लेते हैं। तो तारीख मेरा ख्याल है साइंस की पढ़ाई जाती है, हमें साइंस पढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये मेरा कमेंट है। थैंक यू वेरी मच। कोई और एनी अदर क्वेश्चन? I heartily endorse that कि साइंस पढ़ाने के बजाय साइंसदानों की तारीफ और यही साइंस की तारीफ, और कई दफ़ा जैसे न्यूटन की साइंसदान की तारीफ कोई इतनी सही भी नहीं है, वो भी उसी पे चलते। जी सर। जी जी श्योर। So Imran, you said you don't believe in genius. So do you really seriously think that
Anybody could become a Galois or a Newton और Gauss or Gauss. और Euler. Let me give you an example. जी जी सर. All of us, know our mother tongues, right? Why is not every one of us a Ghalib or Mir or some author? So I agree that everybody can have their own hidden talents. That could. So, सर बिल्कुल मैं आपके सवाल को बिल्कुल मैं एक पॉजिटिव. no, let me finish. जी जी सर. Like in Russia, they have special schools. They have schools where they recognize the talent, and then they, train them accordingly. So this much I agree that maybe everyone has some hidden genius. I don't know. That's सर all I बिल्कुल want to say. देखें, मैं समझता हूँ ये एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, और मैं असल में अपनी खामियों से ही मैं चीज़ों को कंपेयर कर रहा होता हूँ. तो मतलब मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे डॉक्टर साहब को मैं अपने मेंटोर के तौर पे हम मानते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर साहब बहुत हार्ड वर्किंग हैं, मैंने जो जितना ऑब्ज़र्व किया है. तो ऐसा नहीं मैं समझता कि अगर एक काम में 4 घंटे इन्वेस्ट करने हैं या 8 घंटे इन्वेस्ट करके वो काम हासिल होना है, तो अगर चलें सर की बात ना भी की जाए, जनरली बात की जाए, तो वो 8 घंटे ही इन्वेस्ट करके वो आप अचीव करते हैं. जो वो चीज़ कही जाती है कि देखें जी मैंने तो 8 घंटे का काम घंटे में कर लिया. एक किताब को अगर कवर टू कवर पढ़ना है और उसको एक एक सवाल को सॉल्व करना है, तो उसमें जितना वक्त चाहिए वो हार्ड वर्क तो उतना ही करना पड़ेगा. मैं ये इतना नहीं मैं बिलीव करता. आपके सवाल का उसके जवाब में मैं नहीं बिलीव करता कोई अगर कहे कि अच्छा भाई मैंने तो देखो 16 घंटे का काम था तो मैंने तो आधे घंटे में कर लिया, मैं बड़ा ज़हीन हूँ. मैं उस चीज़ में इतना नहीं एग्री करता. बाकी हाँ, मैं उस तरह से आपसे एग्री करूँ कि किसी का टैलेंट किसी तरफ है, कि अगर एक मौसीकार है, एक बहुत अच्छा गिटार बजा सकता है, तो अब अगर हम उसको कहेंगे अच्छा भाई सिंस तुम बहुत अच्छा गिटार बजा सकते हो तो आओ तुम उर्दू शायरी, तो शायद वो उस पर ना आ पाए. हर चीज में रियाजत. जी जी. चल कोई और क्वेश्चन? थैंक यू. कोई और क्वेश्चन है तो ओके ओके. अच्छा, अब सर आपने जब लिटरेचर की बात की तो ज़बरदस्त बात की आपने, और ये मैथमेटिक्स की बुक में लिटरेचर की बातें भी हों तो कितना ज़बरदस्त हो जाता है. अब एक पोएम भी शायद कोई जी पोएम का है दी ब्लैक होल के ऊपर. जी वो सिर्फ इसी वजह से कि दिस इज द ब्लैक होल. यस. तो अगर वो जी अब हम वो एक पोएम भी इस हवाले से देखते हैं. ये नीचे कर लें और ऑल्सो डेडिकेटेड टू दिस स्पेस द ब्लैक होल. वो नीचे भी करने की ज़रूरत होगी. So, because of it being the black hole, I thought I would read out my poem on the black hole. Let us meet, then you and I, ere the sun dies in the sky. We first go our separate ways, you to yours and I to mine, to meet again at time's end. And will time end? Or endlessly shall we float then lifelessly? Will our paths then never cross, each one an island to itself, wend our ways to eternity? That dark dot upon our sky tries to fill its empty maw, nor all it eats can ever fill its inner craving for some more. ये ज़रा बड़ा भी कर सकते हैं, just enlarge it a little ताकि और थोड़ा ये बस यही कि to meet together, ये यहाँ it's craving for some more. That evil glow surrounding it while it devours
that reddish glow, that glowing blot upon the sky. We have a date there, you and I, to meet together at its core. There will we meet, and time will end, and we will meet around the bend. But will time end, or can there be beyond the end new worlds to see that lie beyond the gates of time? Is that black hole the end of time, or like a rotten apple empty, eaten by a giant worm, turning, squirming at its core? Howsoever, let new Adam bite. Then as we fall through it and on, there may be yet new worlds to see, new problems yet to learn about, new meanings left us still to find, and new dimensions pull our wondering gaze. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ग्रेट। चलें बस फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर राइटिंग सच अ वंडरफुल बुक, एंड थैंक यू इमरान कि आप यहाँ पे आए और सब कुछ हमारी ज़बरदस्त डिस्कशन में। सो नाइस ऑफ यू एवरीवन, आप लोग भी आए और जो सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।